हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की खोज। रॉबर्ट हुके इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। रॉबर्ट हुके ने 1665 में कॉर्क की पतली पतली स्लाइसेस, जिसको बोला गया है, देखी एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, यानी कि जो चीजों को बड़ा करता था उसके अंडर। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क जो है वो ट्री के बार्क का एक हिस्सा होता है, यानी कि बार्क एक बड़ी चीज है जो कि लेयरिंग होती है स्टेम की, रूट्स की आउटसाइड लेयरिंग, और उसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्क। He took thin slices of cork and observed them under a microscope. उन्होंने कॉर्क की स्लाइसेस, पतली स्लाइसेस को लिया और उनको एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। He noticed partitioned boxes or compartments in the cork slice. उन्होंने कॉर्क स्लाइस के अंदर नोटिस किया कि वहां पर बॉक्सेस थे जो पार्टीशन मतलब सेपरेट थे, या फिर उनको कंपार्टमेंट यानी कि स्मॉल रूम भी कह सकते हैं। These boxes appear like a honeycomb. ये जो बॉक्स थे वो देखने में शहद की मक्खी के छत्ते की तरह थे। Hooke also noticed that one box was separated from other by a wall or partition. हुके ने ये भी देखा कि एक बॉक्स दूसरे से अलग था, एक वॉल या फिर पार्टीशन किया हुआ था। जैसे सपोज कर लो ये एक रूम है, अगर आप इसके दो हिस्से करना चाहते हो तो आपको एक वॉल खींचना पड़ता है। तो इस तरीके से ये दो आप बोल सकते हो कि पार्ट्स बन गए। तो उसी तरीके से जो एक बॉक्स था, सपोज कर लो, वो दूसरे बॉक्स से सेपरेट था एक वॉल या फिर एक पार्टीशन, यानी कि जो सेपरेट कर रहा था उसके थ्रू। हुके कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। हर बॉक्स को हुके ने एक नाम दिया जो उसका नाम था सेल। What Huke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. जो सेल या बॉक्सेस हुके ने ऑब्जर्व किए थे कॉर्क में, वो दरअसल डेड सेल थे, यानी कि उनका सिर्फ काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना था, अदरवाइज वो डेड थे। द सेल, both bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units. अगर हम लोग बिल्डिंग में बात करें, बिल्डिंग में जो कंपोनेंट है वो ईंट यानी ब्रिक्स होती है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो यूनिट होती है वो सेल्स होती है। इन्हीं से ही बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ये, और बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। The buildings, though built of similar bricks, have different designs, shape and size. जो मर्जी आप बिल्डिंग उठा लो, वो बनती तो सिमिलर ब्रिक्स से है, लेकिन उनका डिजाइन डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होता है, और साइज भी डिफरेंट होता है। डिपेंड करता है कि आपने उन ब्रिक्स को किस तरीके से अरेंज किया है। Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. इसी तरीके से जो ये लिविंग दुनिया है, जो जिंदा दुनिया है, उसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बेशक अलग है, लेकिन सभी बने हुए सेल्स के ही हैं। Cells in the living organisms are complex living structures unlike non-living bricks. जो ब्रिक्स होती हैं, जो नॉन लिविंग है, उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट दैट इज सेल है, उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब उनको समझना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग ब्रिक्स। Organisms show variety of cell number, shape and size. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग सेल नंबर की शो करते हैं, शेप और साइज भी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स की बात होगी। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास एक से ज्यादा सेल होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स काफी सारे, मैनी, और सेलुलर मीन्स सेल होते हैं, उन्हें
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of organism. अगर कोई स्मॉलर ऑर्गेनिज्म हम लोग लेते हैं और तो उसमें जाहिर सी बात है सेल की नंबरिंग भी कम होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग है उस पर असर करेगा, उस पर कोई असर नहीं होता। सेल की अगर नंबरिंग कम है तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन फिर भी करती है। The single cell organisms are called unicellular. Uni means one, cellular cell organism. जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनि का मतलब वन होता है और सेलुलर का मतलब सेल से है। A single cell organisms perform all the necessary functions that multicellular organism perform. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म करता है वही सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है। फर्क क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शन एक ही सेल करेगा, लेकिन मल्टी सेलुलर में ये जो फंक्शन है वो डिवाइड हो जाएंगे और फिर वो पूरे बॉडी का फंक्शन डन करते हैं। A single cell organism called amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces. सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात की है, जैसे कि अमीबा है, वो अपना जो फूड है उसको पकड़ता है, कैप्चर करता है, डाइजेशन करता है, रेस्पायर यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर करता है ताकि उसको ऑक्सीजन के थ्रू अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके जब वो फूड का ऑक्सीडाइज करेगा। एक्सक्रिएट वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, ग्रोज अपनी ग्रोथ करता है और रिप्रोड्यूसेस यानी कि नेक्स्ट जनरेशन भी पैदा करता है। Similar function in multicellular organisms are carried out by a group of specialized tissue forming different tissue in turn form organs. ये इस फंक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहां पे होता क्या है, स्पेशल सेल जो है वो मिलके एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। फिर टिश्यू ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन्स बना देते हैं और ये जो काम होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो हार्ट के थ्रू होता है और हार्ट एक ऑर्गन होता है। तो ये जो ऑर्गन है ये अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है, टिश्यू फर्दर सेल से बने हुए हैं। तो जैसे अपन ने बात की कि मल्टी सेलुलर में जो डिवीजन है काम की वो होगी, लेकिन सिंगल में एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर देगा। तो ये चीज है आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग के अकॉर्डिंगली। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।